तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 12 परीक्षा प्रोबेबिलिटी अध्याय 13। देखिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के व्यू से, क्योंकि 1 नंबर वाले भी ज़्यादा आते हैं और सब्जेक्टिव भी हमारे 5-6 नंबर का ही जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। और आज के हम इस वीडियो में कोई एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे। देखो जैसे आपका एक्सरसाइज जो है 13.1 और 13.2, ये दो ऐसे एक्सरसाइज हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 5 नंबर वाले कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आज का हम इस वीडियो में 13.2 और 13.1 का थ्योरी बताएंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फार्मूला है, जो आप पीछे पढ़े हो 11th में 10th में, वही सारे सभी फार्मूला यूज है। लेकिन आप लोग हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार फिर से उसको रिकैप कराऊंगा और सारे चीज़ फिर से कंसेप्ट समझाएंगे, ताकि जब हम 13.1 और 13.2 बनाएं तो सारे क्वेश्चन आराम से बन जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम आएंगे परीक्षा में। तो इसमें एक क्या होता है कि यादृच्छाया प्रयोग होता है, उसको इंग्लिश में रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इंग्लिश नाम से याद रखो, और ज़्यादा इंग्लिश नाम ही यूज होता है। जैसे एक सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, छोटी छोटी चीज़ वो सारे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं गारंटी कहता हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले हम सीखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो क्या होता है, देखिए दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। थोड़ा सा इसको जूमिंग कर ले, चलो इसको थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं। ओके चलो ठीक है, ओके सब लोग रेडी हो। चलो सबसे पहले लिखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट बहुत ही पढ़ना अनिवार्य है, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत आप पछताओगे। ओके, पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, इसको हिंदी नाम यदि जानना चाहते हो तो ये होता है यादृच्छाया प्रयोग। ऐसे इंग्लिश नाम इसका ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये कहता है कि किसी प्रयोग करने के फलस्वरूप, मतलब किसी के प्रयोग करने के फलस्वरूप उसके बारे में कोई भविष्यवाणी न हो जाए, तो ऐसे प्रयोग को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसको कहेंगे कि किसी प्रयोग के करने, किसी के प्रयोग के करने के फलस्वरूप, उसके बारे में भविष्यवाणी न की जाए, तो ऐसे प्रयोग को यादृच्छाया प्रयोग कहा जाता है। समझ गए? डेफिनेशन से तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहेंगे किसी प्रयोग के करने के फलस्वरूप उसके बारे में कोई भविष्यवाणी ना किया जाए, उसे क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अगला है सैंपल स्पेस। ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि किसी प्रयोग करने के फलस्वरूप जो आंकड़े प्राप्त होते हैं ना, उनके समुच्चय को सैंपल स्पेस कहा जाता है। ठीक है,
मतलब किसी को मतलब प्रयोग किए गए हम लोग, ठीक ना, और उसमें जो आंकड़ा प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अच्छे से कि किसी, दिख रहा है ना सबको साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, किसी प्रयोग के करने के फलस्वरूप जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो उनके समुच्चय को सैंपल स्पेस कहा जाता है। सैंपल स्पेस कहा जाता है। और सैंपल स्पेस को मतलब इसे S डबल डैश से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। और इसका जो व्याख्या है सैंपल स्पेस का बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। इसकी व्याख्या लिखते हैं, इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से होती है। ओके, देखिए इसमें क्या है कि सैंपल स्पेस हम उसको कहेंगे कि किसी प्रयोग को करने के फलस्वरूप जो आंकड़ा प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे समुच्चय का सैंपल स्पेस कहते हैं। अब कैसे होगा आइए बताते हैं। जैसे आप लोग सिक्का के बारे में जानते होंगे। मान लीजिए कि एक सिक्के में, ठीक है, एक सिक्का देखे हो ना, 1 रुपये वाला नोट नहीं, वो सिक्का उसका नाम ही है। जैसे वो होता है इस तरह से, मान लो 1 रुपये का ये नोट है, उसमें क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। मतलब एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट को जो किया गया है, जो आंकड़ा प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, S बराबर, देखो बोला गया ना, किसी प्रयोग के करने के फलस्वरूप जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उससे समुच्चय का सैंपल स्पेस कहते हैं। और सैंपल स्पेस को S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S बराबर H और T, दो चीज आ रहा है, H और T। ओके, यानी S इतना हो गया। कोई बोल दे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए ये एक सिक्का का बात हुआ, यदि 2 सिक्कों में हो तो 2 सिक्के में हो तो 2 सिक्का में होगा तो S बराबर क्या हो जाएगा पता है। देखो एगो में मान लो कि हेड और टेल आता है और दूसरों में क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। अब इसमें टोटल कितने हो सकते हैं, कितने मतलब इसको जब प्रयोग करेंगे तो कितने आंकड़े निकल सकते हैं। देखो इसका टोटल जो निकलेगा NS, वो निकलेगा, एक बार हेड और हेड निकल सकता है, ठीक है, एक बार हेड और टेल निकल सकता है, और एक बार टेल हेड निकल सकता है, और एक बार टेल टेल निकल सकता है। ये हो गया एक्सपेरिमेंट किए तो, यानी NS बराबर जो निकला वो कितना, 4 2 के पावर 2। ऐसा ही मान लो हम 3 सिक्का करेंगे तो कितना होगा, 3 सिक्का करेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। ऐसा ही हम करते चले जाएंगे कहाँ तक, N तक, यानी N सिक्कों में जब करेंगे, N सिक्कों में तो क्या हो जाएगा, NS बराबर 2 के पावर N हो जाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, ये सब हम पहले पढ़ाए हैं, ठीक ना, 10th में 11th में सब पढ़ना होता है। एक सिक्का को जब हम उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, यानी टोटल इसका जो फलस्वरूप जो आंकड़ा आएगा वो कितना आएगा, 2 होगा। जब 2 सिक्का करेंगे तो हेड टेल और एक में हेड टेल, मतलब 2 चीज आएगा ना। अब 2 सिक्का करेंगे तो हेड टेल, एगो में हेड टेल अलग अलग आ रहा है। अब दोनों को जब करेंगे तो क्या क्या संभावना हो सकती है, एक बार HH, फिर HT, TH, TH, TT, ठीक है, तो इतना हो गया। ऐसे 3 करेंगे, 4 करेंगे तो ऐसा ही N तक करेंगे तो 2 के पावर N हो जाएगा। मतलब कि जितना सिक्का को उछालेंगे उसका 2 के पावर 1 कर दो, 2 के पावर कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी सी बात थी, ठीक ना। अभी आप लोग को क्या करना है कि बहुत अच्छे अच्छे चीज़ सीखना है। ओके,
अभी तो बेसिक है सब, सिक्का वाला, पासा वाला। पासा के बारे में भी सिखा देते हैं आपको, ठीक ना, नहीं तो कोई सर नहीं सिखाए। बेसिक चीज़ है, ध्यान एक बार देख लो ध्यान से। एक पासे में, पासा का मतलब जानते हो ना, लीडो छक्का खेलते हो ना जी, कितना होता है उसमें? उसमें होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ऐसा ही लूडो होता है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया पासा। अब इस पासा में, एक पासा में कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। एंड टोटल कितना होता है? एन एस में कितना टोटल? 6 हो गया। ओके, अब देखिए, यदि एक पासा में तो इतना 6 हो गया, लेकिन यदि आपसे बोल दिया जाए 2 पासा में, बताओ भाई 2 पासे में कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे? देखिए, एक में होता है 1 2 3 4 5 6, इंटू दूसरा में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। जब दोनों को साथ में रखेंगे, जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या होगा? देखो, एक बार एक आ सकता है, ठीक है, एक के साथ 2 आ सकता है, एक के साथ 3 आ सकता है, एक के साथ 4 आ सकता है, एक के साथ 5 आ सकता है, एक के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 ऐसे ही 2 के साथ 6 भी आएगा, ये लिख लेना, ठीक ना। फिर 3 के साथ करेंगे तो 3 के साथ 1 आएगा, 3 के 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 5 6, ये भी आ जाएगा। फिर 4 के साथ करेंगे, 4 के साथ 1, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 के साथ करेंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 के साथ करेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 6 6, ये हो जाएंगे। यानी टोटल कितने हुए? यदि इसको गिनोगे तो एन एस बराबर हो जाएगा 6 12 18 24 36 और 30। टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। यानी एन पासों में जब देखो 2 पासे में कितना आया और एक पासे में कितना? 6 आया। यदि हम इसी तरह एन पासे में करेंगे तो एन पासे में एन एस बराबर कितना हो जाएगा? 6 के पावर एन हो जाएगा। मतलब एक पासा में करेंगे तो 6 के पावर 1 तो कितना? 6 आएगा। 2 में करेंगे 6 के पावर 2 36 आएगा। मतलब जितना पासा में निकालना होगा बस आप फॉर्मूला लगा दो 6 के पावर एन, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब चलिए अगला सीखते हैं कुछ और ताश में के बारे में। ताश का नाम सुने हो? ताश हो सकता है तो आप लोग तो खेलते भी होंगे, मेरे को पता है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं खेलते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। खेलते हो तभी भी करना। ताश, ये होता है ताश। ताश में कितने उसमें कार्ड होते हैं पता है ना सबको? जो खेलता हो कहेगा सर तो हमें सब पता है। देखो, ताश में 26 लाल होता है, लाल कार्ड, और 26 काला होता है, ठीक है। लाल 26 और काला 26। अब इसमें भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। ताश को खेलते हुए तो आपको पता होगा कि इसको भी 2 भाग में बांट दिया जाता है। 13 गो ईंट होता है, ठीक है, और 13 गो लाल पान होता है, ठीक है। और इसको भी बांट दिया जाता है। इसमें होता है 13 गो काला पान, जिसको हुकुम ही बोल सकते हो अपने अपने भाषा के ऊपर, ठीक है। और इसमें 13 चिड़िया होता है, ठीक है। ये हुआ ताश। अब इसमें एकक की संख्या कितना होती है ये भी जानना जरूरी है ना, सब पहले समझ लो, नहीं तो काम आएगा तो फिर कहोगे सर हमें याद ही नहीं है। एकक की संख्या कितना होती है? 4। बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या 4। बेगम की संख्या 4। गुलाम की संख्या, गुलाम की संख्या भी 4 होती है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि आपको याद करना होगा, एक्सरसाइज जब बनवाएंगे तो सब काम आएगा, ठीक है। और कोई बोल दे कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड जो होता है वो होता है 12, याद रखिएगा, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। लाल पान 26, काला 26, नहीं ताश में लाल 26 काला 26, और इसमें 13 ईंट होता है, 13 लाल पान, 13 काला पान, 13 चिड़िया,
एक का होता है 4 गो, बादशाह होता है 4 गो, बेगम होता है 4 गो, गुलाम होता है 4 गो और फेस कार्ड 12 होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड इसी में सब किसी को बोला जाता है। ठीक ना, बस आप इतना ही याद रखो कि फेस कार्ड 12 होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें और कुछ फार्मूला यूज है। जैसे आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 में पढ़े होंगे। NCR का फार्मूला ये होता है फैक्टोरियल n बाटा फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये बहुत फार्मूला यूज होगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक ना। और जो n का मान होना चाहिए r से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और एक और फार्मूला है NPR। इसका जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ये छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन आपको कहीं भी काम आ सकता है प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सिंपल स्पेस की घटना को हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्पेस की घटना को क्या बोलते हैं। देखो, सिंपल स्पेस के बारे में चर्चा चल रही थी ना, अभी हम यहाँ पर बता रहे थे। सिंपल स्पेस सब सिंपल स्पेस से होता है। ठीक है, जो आंकड़ा का मतलब है, सिंपल स्पेस का मतलब ही होता है कि कोई प्रयोग किया गया उसका आंकड़ा जो आएगा उसको हम सिंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, एक घटना का नाम सुने होंगे, इवेंट। इवेंट, वो देखिए इवेंट किसको कहते हैं, कोई आपसे बोल दे कि घटना, बार बार आएगा घटना, इवेंट, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो सिंपल स्पेस के सदस्यों को, ठीक ना, सिंपल स्पेस के सदस्यों को घटना कहते हैं। सिंपल स्पेस सदस्य को ही क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। और इसे घटना को इसे बड़ा ई से सूचित किया जाता है, बड़ा ई से सूचित किया जाता है। यदि कोई बोल दे घटना का अवयव की संख्या दर्शाना हो तो कैसे दर्शाइएगा, उसको n बड़ा ई से दर्शा दीजिएगा। बड़ा n इसे क्या करते हैं, घटना में अवयवों की संख्या को दर्शा देते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बात है जो कि आप लोग को याद होना चाहिए, सब काम आएगा, सब काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको सबको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, ये सब हो गए। अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं परिक्ता के बारे में थोड़ा, ठीक ना, कि परिक्ता का जो फार्मूला होता है, जैसे पीई का, एनई का, ये सब क्या है, एनई एनएस, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना, यहाँ फिर से हम लिखते हैं परिक्ता, क्योंकि परिक्ता का जो मेन फार्मूला है उस पर हम आते हैं। ठीक है, यदि सिंपल स्पेस में ई कोई घटना हो तो ई कोई घटना हो तो इसकी परिक्ता को हम क्या करते हैं, इस परिक्ता को पीई से सूचित किया जाता है, पीई से सूचित किया जाता है, तथा इसे निम्न रूप से परिभाषित करते हैं। ठीक है, तथा इसे निम्न रूप से परिभाषित करते हैं। अब परिभाषित कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे फॉर्मूला होता है कि पीई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NE बाटा NS। कोई आपसे बोल दे कि NE क्या है, या बोल दे कोई PE क्या है, PE, तो PE जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी PROB होता है ना, B होता है, BILITY। कभी कभी BI होता है, समझ में थोड़ा सा नहीं आता है, ठीक ना, कभी मिस्टेक हो जाता है, समझ में क्या मिस्टेक होता है लिखने में, इसलिए जो भी वर्ड लिखना चाहिए सही लिखना चाहिए। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब है कि परिक्ता की घटना, मतलब P का मतलब होता है परिक्ता की घटना। ओके, हिंदी में लिखने का लिख लेना, परिक्ता का घटना। और जो एनी होता है, एनी जो होता है घटना ई के अवयव की संख्या होता है, ई के अवयव की संख्या होता है। और जो एनएस होता है वो होता है एस में
अवयवों की संख्या, ये होता है। ओके, आई होप कि आप लोग को ये सारी बात समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ पासा पर, ठीक है, और उसको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे होता है आखिर, ठीक ना। ये सब जो घटना रहा है, जो हम फार्मूला बताए, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको। देखो कैसे। मान लो कि एक पासे को उछालने पर साबित करना होगा कि सम अंक और विषम अंक आने की प्रवृत्ति हमेशा समान होती है। मतलब क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एक पासा है, एक पासे को उछालने पर साबित करे कि सम अंक एवं विषम अंक, सम अंक और विषम अंक आने की प्रवृत्ति हमेशा एक समान होती है। एक क्वेश्चन है, इसको साबित करना है। कैसे करेंगे देखिए। पहले तो हम एक पासा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। एक पासे में कितने होते हैं? 6 होते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। एक पासे में s बराबर कितना? 1 2 3 4 5 6। ओके। और तो ns कितना हो जाएगा? ns हो जाएगा कितना? 6 है तो 6। ओके। अब देखिए, यदि सम और विषम की बात किया है ना, यदि सम अंक होने की घटना, यदि सम अंक होने की घटना E1, और जो घटना घटती है उसी से डिनोट करते हैं। तो दो चीज़ है ना, सम एक विषम। सम को हमने E1 मान लिया, विषम को E2, विषम E2 हो तो देखिए E1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 4 6। E1 बराबर 2 4 6। तो इसको हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इवन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ इवेंट 3 है, तो 3 हो गया। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है कि नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एनएस ना, नंबर ऑफ एनएस टोटल कितना है? तो नंबर ऑफ इवेंट 3 घट रहा है, तो 3, और एनएस टोटल कितना है? 6। तो ये हो गया, कटा देंगे तो 1/2। अब हम एक बार विषम के लिए E2 है ना, तो E2 करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट 2 कितना है? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट 2 और नंबर ऑफ एनएस कितना है? E2 के लिए कितना है? E2 के लिए आपका हो जाएगा, E2 के लिए हो जाएगा विषम ना, तो 3 1 3 5 हो जाएगा। तो भी 3 है, 3/6 कटा दो 1/2। देखो प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अब ये सब हो गए। अब आपको कुछ फार्मूला है प्रयोगिता का, वो सिखाते हैं, ठीक ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, प्रयोगिता में प्रयोग होने वाले कुछ समुच्चय सिद्धांत है, फार्मूला लिख लो। प्रयोगिता में जो यूज होगा, नंबर 1 है कि ए यूनियन बी पर डैश रहेगा, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन, इसको कंप्लीमेंट ऐसे बोलते हैं, इसे हम डैश बोलेंगे, ठीक ना। बी डैश जो रियल में होता है वो कंप्लीमेंट होता है, जो सेट में पढ़ना होता है, लेकिन डैश ही बोलकर हम काम चलाएंगे, ठीक ना, कंप्लीमेंट बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन बी पर डैश रहेगा, तो ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। तीसरा है कि यदि मान लो ए यूनियन एस, मतलब एस मतलब कोई रहेगा एलिमेंट आपका अवयव है, तो इसका हो जाएगा एस, ठीक है। चौथा है कि मान लो कि यदि ए डैश के पावर डैश है, तो उसका तो ए हो जाता है। ये चीज़ आप लोग याद करिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो समझ ही गए, ये जो फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बराबर एन ई बटा एन एस, ये सब तो आपको कंप्लीट हो गया होगा, ठीक ना। और यदि कभी मान लेते हैं ई और एस सेम हो गया, जब मान लो
ई और एस सेम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ई भी एस बन जाएगा और ए भी एस बन जाएगा, कट करके कितना 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और यदि मान लो कभी ई का मान, मान लो कि ई जैसे यहाँ पर एस बराबर हो गया था, कभी मान लो ई का मान 0 फाई हो गया तो फाई मतलब खाली, तब क्या होगा, पी फाई बराबर हो जाएगा एन फाई बाटा एन एस। एन फाई 0 है तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में एक और बात इंपॉर्टेंट होता है बहुत, कि इसका जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है परीक्षता का 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है, मतलब 0 और 1 के बीच ही में होना चाहिए, भले 0 हो जाए 1 हो जाए लेकिन उसके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर दम ये पूछता है, एक आपका क्वेश्चन, ए यूनियन बी बराबर पी ए यूनियन बी, तो ये होता है पी ए, जो कि आप सेट में पढ़े हो क्लास 11th में भी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसे आप जरूर याद करें। ओके, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं होते हैं, ठीक ना, वो भी यदि आप कहेंगे तो बता देंगे, लेकिन उसका काम नहीं है, जहाँ पर आएगा काम वहाँ पर हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है प्रतिबंधी परिक्ता, इसको ध्यान से सीखिएगा। पेज नहीं है तो इस पर बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंधी परिक्ता ये क्या होते हैं, देखो, यदि सैंपल स्पेस S1 में A और B कोई दो घटनाएं इस प्रकार हो कि A के घटने के बाद B घटती हो तो A के घटने के बाद B घटने की प्रक्रिया को प्रतिबंधी परिक्ता कहते हैं। प्रतिबंधी परिक्ता कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और इसे पी बी बाई ए से सूचित किया जाता है। और इसको परिभाषित करने के लिए फर्स्ट जो फार्मूला है पी बी बाई ए, प्रतिबंधी परिक्ता के लिए बी बाई ए, इसका फार्मूला होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा पी ए, और यदि इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ ए। ठीक है, और बी बाई ए का हो गया, और ए बाई बी का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ ए है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ये आपका क्वेश्चन प्रतिबंधी परिक्ता से हमेशा क्वेश्चन आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखिएगा। अब एक स्वतंत्र घटना होता है जो कि आपको बता देते हैं, नहीं तो कहेंगे सर वो नहीं बताया। स्वतंत्र घटनाएं ये जो होता है, यदि दो घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, तो ऐसी घटना क्या बोलेंगे, स्वतंत्र घटना कहते हैं। ठीक है, ये सब था छोटी छोटी बात जो कि आप लोग को बताना जरूरी था। यदि ये सब नहीं सीखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमने एक ऐसा वीडियो बना दिया ताकि आप लोग को छोटी छोटी बात जो पीछे आप पढ़ चुके हो, आपको याद नहीं है, तो हमने रिकैप करा दिया, याद दिला दिया। अब आगे की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को सीखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 13.1 और 13.2। तो
जल्दी वो वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फॉर्मूला को याद करिए, मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आपके पास है और हम लोग का लास्ट चैप्टर भी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।